नमस्कार, स्वागत है आपका हॉर्नबिल टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिखा सकलानी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खबरों के साथ। उत्तराखंड पेपर लीक मामले को लेकर देहरादून सहित राज्य के कई जिलों में आए दिन विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ये अलग बात है कि मुख्य आरोपी खालिद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बावजूद हंगामा हो रहा है, इन सब के बीच राज्य के मुखिया ने कड़ा संदेश दिया है। उत्तराखंड में सख्त नकल विरोधी कानून लागू है, फिर भी कई सवाल उठ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही यूके SSSC परीक्षा के दौरान किसी एक सेंटर के पेपर लीक की खबर सामने आई, जिसके बाद युवा आक्रोशित हो गए और अब देहरादून सहित राज्य के कई जिलों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच सीएम ने इसे षड्यंत्र बताया और कड़ा संदेश दिया है। सख्त नकल विरोधी कानून लागू किया है, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 4 वर्षों में 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई है। इस कानून के लागू होने के पश्चात हमने वर्ष 2022 के बाद से अब तक 100 से अधिक नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे पहुंचाने का काम किया है, परंतु कुछ लोगों को ये रास नहीं आ रहा है। आज हमारे युवा नौकरियों में अवसर पा रहे हैं, इसलिए युवाओं के भविष्य को अंधकार में धकेलने के लिए संगठित होकर पेपर लीक कराने के षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। देहरादून में आयोजित एक कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश के युवाओं को भड़काने के लिए नकल जिहाद शुरू किया जा रहा है। उन सभी नकल माफियाओं और जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि जब तक नकल माफियाओं को मिट्टी में नहीं मिला दिया जाता, हम चैन से नहीं बैठेंगे। कोचिंग माफिया और नकल माफिया एक होकर राज्य में नकल जहाज छेड़ने का प्रयास कर रहे हैं। जांच से पहले ही प्रदेश में अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं आप सभी उन सभी नकल माफियाओं को, उन जिहादियों को बता देना चाहता हूं कि हमारी सरकार राज्य में नकल माफियाओं को जब तक मिट्टी में नहीं मिला देगी तब तक हम नहीं करेंगे। इसके अलावा हम राज्य में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। इसी का परिणाम है कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार IAS, PCS, IFS स्तर के अधिकारियों सहित पिछले 3 वर्षों में भ्रष्टाचार में लिप्त 200 से भी अधिक लोगों को खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई है। सीएम धामी ने कहा कि जुलाई 2021 को जब मुख्य सेवक के रूप में मुख्यमंत्री का कामकाज संभाला तो उस वक्त विभिन्न विभागों में करीब 22,000 पद खाली थे। अब सरकार के प्रयासों से 25,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी मिल चुकी है। इसमें एक भी परीक्षा में नकल का मामला सामने नहीं आया। देखिए, किसी भी कीमत पर युवाओं के, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। चाहे कोई भी इसमें दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और ये हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति है। जब से मैंने इस जिम्मेदारी पर काम करना प्रारंभ किया, जब भी मेरे सामने मामले आए हैं तब हमने इस पर कार्रवाई की है। 100 से ज्यादा नकल माफिया पहले ही जेल के सलाखों के पीछे जा चुके हैं। अभी इस पर कार्रवाई चल रही है। एक आरोपी इसमें पकड़ा गया है और उसकी पूरी जांच हो रही है। सारी एजेंसियां जांच कर रही है। जांच के बाद छात्रों के हित में वो सभी निर्णय लिए जाएंगे जो जरूरी होंगे। यूके SSSC पेपर आउट मामले में हरिद्वार और देहरादून पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और मामले में मुख्य आरोपी खालिद के साथ उसकी बहन को गिरफ्तार किया गया है। बावजूद राज्य के कई जिलों में युवाओं के साथ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसे लेकर बीजेपी का कहना है कि युवाओं को भड़काने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार गंभीर है और कड़ी कार्रवाई से पीछे नहीं हटेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। देहरादून में CSR डायलॉग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विभिन्न विषयों को लेकर अपनी बात रखी। सीएम ने उन कंपनियों और संस्थानों का आभार व्यक्त किया जो CSR के माध्यम से प्रदेश के विकास के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्र में उत्तराखंड को आगे ले जाने की कोशिश कर रही है और प्रदेश हित के लिए तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ जनता को मिल रहा है। ऑफ जीनियस प्रोजेक्ट के अंतर्गत उत्तराखंड के
9वीं 10वीं कक्षा के विद्यार्थियों ने जो शोध पत्र प्रकाशित किए हैं, उन्हें महर्षि योगी संस्थान के सहयोग से 50 देशों के विद्यार्थियों के साथ मिलकर शोध कार्य करने का भी अवसर प्राप्त होगा। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए बहुत हर्ष का विषय है कि आज राज्य में IIFCL, मैनकाइंड, हवाना फाउंडेशन, टोयोटा, नेस्ले, TSDC, IRCTC, HDFC, ब्रिटानिया जैसी अनेक संस्थाएं, बहुत सारी जो सामाजिक गतिविधियां हैं, उन सभी को संचालित कर रही हैं। हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, पर्यावरण संरक्षण और साझेदारी से विकास के जैसे SDG के विभिन्न लक्ष्यों की पूर्ति के लिए भी CSR के माध्यम से और भी कार्यों को आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत सारे काम हम कर रहे हैं। इस अवसर पर मैं उन सभी संस्थाओं और उन कंपनियों का आभार व्यक्त करता हूं जो उत्तराखंड के विकास में CSR के माध्यम से अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। भाइयों बहनों, आज हमारे बीच में उद्योग जगत से आए हुए बहुत सारे महानुभाव भी आज उपस्थित हैं। मैं आप सभी से ये कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार शिक्षा के साथ साथ औद्योगिक क्षेत्र में भी उत्तराखंड को आगे ले जाने का प्रयास कर रही है। पिछले दिनों हमने यहाँ महामहिम राज्यपाल जी के यहाँ भी सभी उद्योग जगत के प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था और उसके पीछे मेरी सोच थी कि सरकार की भी एक सीमा है और हमारे उद्योग जगत के लोग, विभिन्न संस्थान बहुत सारे स्थानों पर CSR का काम उनको करना ही होता है, तो क्यों ना एक एक विद्यालय जो है वो गोद ले लें। तो हमने कुछ ऐसे विद्यालयों का वहाँ पर उनको खोजा भी है, कुछ विद्यालय जो बहुत सीमांत क्षेत्रों में है जहाँ पर काम की आवश्यकता है। तो मुझे खुशी है कि बहुत सारे लोगों ने इसमें अपने हाथ आगे बढ़ाए हैं और ये भी एक हमारे राज्य के लिए नवाचार है कि चूंकि ऐसे बच्चे जिनके बारे में अभी भाई साहब ने, आदरणीय सुनील जी ने बताया कि सच में बहुत सामान्य परिवारों में रहते हैं, बहुत उनके पास सुविधाएं नहीं होती हैं, जीवन में उनके अभाव होता है। उनको अगर अच्छी शिक्षा देने में हम अपना योगदान दे पाएं तो जहां उनका जीवन तो आगे बढ़ता ही है, उनके जीवन में अनेक प्रकार के आविष्कार उनके जीवन को प्राप्त होते हैं, वहीं हम सबको भी एक संतोष होगा कि हमने वहां काम किया है जहां वास्तव में इसकी जरूरत थी। तो मैं समझता हूं कि उसमें आप सबका बड़ा योगदान उसमें भी रहेगा। ऐसे अनेक प्रयास जो उत्तराखंड को आगे ले जा रहे हैं, इन्हीं प्रयासों में से हमने निवेश का बढ़ावा देने के लिए भी हमने 2023 में यहीं देहरादून में इन्वेस्टर ग्लोबल समिट का आयोजन भी यहां पर किया था और उसमें हमारे विभिन्न देशों से 50 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। विभिन्न संस्थानों के लोगों ने भाग लिया और निवेश को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने हमारे साथ 3,56,000 करोड़ के निवेशों के प्रस्ताव पर जो है करार किए थे। अपना समझौते ज्ञापन उन्होंने समझौता किया था और हमको इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि यहाँ पर, चूंकि हमारा राज्य छोटा है और उद्योग के लिए हमारे 2-3 ही जिले हैं जहाँ पर उद्योग स्थापित हो सकते हैं, लेकिन जो हमारी अपेक्षा थी कि 2 लाख तक के भी MOU हो जाएंगे तो बहुत हैं, लेकिन 3,56,000 करोड़ के MOU केवल एक दिन में नहीं हुए। वो जहां भी हम रोड शो करने गए उनमें सब में रोड शो में उन्होंने वहीं पर हमारे साथ MOU कर लिए। लेकिन इससे अच्छी बात ये हुई कि MOU तो हो जाते हैं, जैसे अक्सर ये था कि गुलाटी साहब आप जानते होंगे अच्छे से कि MOU हो जाते हैं, लोग यही कहते थे कि MOU हो जाते हैं, लेकिन इसको धरातल पर नहीं उतारा जाता है, उतरते नहीं है। तो मुझे बताते हुए थोड़ी प्रसन्नता है आप सबको कि हमारे 1,01,000 करोड़ के MOU धरातल पर उतर गए। उसकी ग्राउंडिंग सेरेमनी भी हम लोगों ने पिछले दिनों आयोजित की थी। देश के आदरणीय गृह मंत्री जी उस ग्राउंडिंग सेरेमनी में उपस्थित हुए थे। इसके अलावा हमने राज्य में लाइसेंसिंग प्रोसेस को आसान बनाते हुए जहां एक और सिंगल विंडो सिस्टम की व्यवस्था को लागू किया है, वहीं औद्योगिक नीति, लॉजिस्टिक नीति, MSME नीति, स्टार्टअप नीति सहित 30 से अधिक नीतियों को लाकर हमने एक उद्योगों के और निवेश के लिए वातावरण तैयार करने का भी काम आगे बढ़ाया है। साथ ही हमने स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए इंक्यूबेशन सेंटर की स्थापना करने के साथ ही स्टार्टअप्स को फंड उपलब्ध कराने के लिए
200 करोड़ रुपए का एक वेंचर फंड, इसकी भी व्यवस्था हमने की है। और हमारे इन्हीं सब प्रयासों का परिणाम है कि ईज ऑफ डूइंग में उत्तराखंड को अचीवर्स तथा स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर की श्रेणी प्राप्त हुई है। साथियों, हमने प्रदेश के इतिहास में पहली बार आईएएस, आईपीएस, पीसीएस स्तर के अधिकारियों सहित 3 वर्षों में 200 से भी अधिक भ्रष्ट अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की है। और इस शक्ति का और पारदर्शिता का सीधा लाभ हमारे उद्योग क्षेत्र के लोगों को मिल रहा है और उन्हें योजनाओं की स्वीकृति, जमीन आवंटन, औद्योगिक लाइसेंस तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियों में अनावश्यक अब जो बाधाएं होती हैं, उन बाधाओं का सामना नहीं करना पड़ रहा है। आज के इस अवसर पर मैं पुनः आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हमारी सरकार उत्तराखंड को देश के अग्रणी इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली स्टेट के रूप में स्थापित करने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही है। भाइयों बहनों, शिक्षा क्षेत्र की यदि मैं बात करूं तो आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को आधुनिक, व्यवहारिक और गुणवत्तापूर्ण बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। और हमारी इसी नीति का परिणाम है कि देश में सर्वप्रथम नई शिक्षा नीति को लागू करने। पेपर लीक मामले में सीएम धामी के बयान पर पार्टी के दिग्गज नेताओं ने भी समर्थन किया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि नकल जिहाद करने वालों को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा और युवाओं का भविष्य सुरक्षित रखना सरकार की पहली प्राथमिकता है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा, ये युवाओं की सरकार है और मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सबकी नजर इस मुद्दे पर है। उन्होंने कहा कि माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी और सिस्टम को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाएगा। तो वो बैठे हुए हैं, वो निश्चिंत रहे कि ये सरकार युवाओं की सरकार है। देश के प्रधानमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री 65% युवा हैं। उनकी ऊर्जा को, उनकी एनर्जी को, उनके भविष्य के लिए हमेशा काम करते रहते हैं। उनकी भी बात सुनी जाएगी, उसका भी हल निकाला जाएगा। देखिए, निश्चित रूप से देवभूमि के अंदर जिहादियों ने हर बार नए नए विषयों को लेकर प्रदेश के वातावरण खराब करने का प्रयास किया, चाहे वो थोक जिहाद हो, चाहे लैंड जिहाद हो, चाहे लव जिहाद हो। और जिस प्रकार से अब जो है नकल जिहाद भी एक षड्यंत्र इस प्रदेश के अंदर खड़ा हो रहा है और जो लोग उसमें पकड़े जा रहे हैं, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ वो जिहाद के ही एक पृष्ठभूमि को तैयार करने वाले लोग हैं। तो सरकार ने बहुत कड़ाई से इसको संज्ञान लिया है और इस प्रकार के जिहाद को किसी के द्वारा भी अगर समर्थन होता है तो कड़े नकल विरोधी कानून के तहत उन सबको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। तो बैठे हुए हैं। उत्तराखंड में 2027 चुनाव की तैयारियां तेज कर दी गई है। देहरादून में बीजेपी की राष्ट्रीय स्तरीय संगठनात्मक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तराखंड प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष, सीएम सहित पार्टी के दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लगा और सभी ने चुनाव की तैयारियों पर जोर दिया। देहरादून में आयोजित बीजेपी की राज्य स्तरीय संगठनात्मक कार्यशाला का पार्टी के प्रभारी दुष्यंत गौतम, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शुभारंभ किया। इस कार्यशाला का मुख्य एजेंडा 2027 के मिशन हैट्रिक और बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करना है। भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष की मौजूदगी में पार्टी की प्रदेश कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश प्रभारी, सह प्रभारी, मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष समेत समस्त नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारी 2027 में मिशन हैट्रिक को लेकर कार्य योजना पर चर्चा की। एजेंडा ये है, एक प्रक्रिया है संगठन की, हर 2-3 साल बाद होती है, बदलती है। नए कार्यकर्ता है, बहता हुआ पानी है, नए आते हैं, नई ऊर्जा के साथ है, नई सोच के साथ आते हैं। उनके अंदर जो हमारे पंचनिष्ठाएं हैं, जो हमारा लक्ष्य है, जो राष्ट्रवाद आधारित हम काम करते हैं, पुराने हमारे लोगों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने, प्रदेश ने अपना समर्पण भाव से जो काम किया है, वो सब लेकर आगे जो योजना है उनको बूथ अध्यक्ष तक पहुँचाना, जनता तक पहुँचाना और जो कार्यकर्ता है उनमें समन्वय बने और संगठन और सरकार मिलकर जो प्रधानमंत्री का सपना है, ये दशक उत्तराखंड का दशक है, ये उत्तराखंड का दशक बनाने के लिए पूरा संगठन और सरकार काम करेंगे। कार्यशाला को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया जा रहा है। अंत्योदय के संकल्प को साकार करने के लिए भी कई योजनाएं चलाई जा रही हैं।
पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत का पुनर्जागरण हो रहा है। भारत की संस्कृति को पुनर्स्थापित करने के साथ ही राष्ट्र चेतना को मजबूत आधार बनाया जा रहा है। आज भारत अपनी जड़ों से जुड़ते हुए विश्व गुरु बनने की ओर तेजी से अग्रसर है। जितने भी लोग अभी प्रदेश की संगठनात्मक जो कार्यशाला है, उस कार्यशाला में प्रदेश के पदाधिकारी हैं, जिलों के अध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, प्रभारी हैं, जिलों के सह प्रभारी हैं, मोर्चे प्रकोष्ठों के सभी पदाधिकारी हैं। सारे लोग पहले से अनुभवी हैं और लंबे समय से पार्टी के लिए काम करते रहे हैं। और चूंकि नया दायित्व मिलने के बाद फिर से कार्यशाला हुई है और अब मिशन हमारा 2027 है, फिर 2029 है, उन सभी के लिए टीम काम करेगी। इस टीम के जिम्मे बड़ा दायित्व आया है, तो अभी नए जोश के साथ सब लगे, ऐसा आह्वान करने के लिए सभी कार्यकर्ता एकत्र हुए। सीएम धामी ने कहा कि उत्तराखंड बीजेपी की नई टीम ने चार्ज संभाला है, जिसके बाद पार्टी दफ्तर में पूजा अर्चना के साथ ही जीत की हैट्रिक का संकल्प लिया गया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि एक दिवसीय कार्यशाला का मुख्य एजेंडा 2027 में मिशन हैट्रिक और संगठन के बूथ स्तर पर मजबूती पर फोकस करना रहा। किस तरह सभी बूथों तक पार्टी को और अधिक मजबूत किया जाएगा, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में एक नई जनप्रतिनिधियों की बड़ी टीम को कैसे बूथों पर उपयोग किया जाएगा, संगठन के कार्यक्रमों से सरकार की उपलब्धियों को कैसे अधिक प्रभावी तरीके से आगे बढ़ाया जाएगा। कि हमारी संगठन की प्रथम कार्यशाला है। अभी हमारे संगठन का विस्तार मंडल स्तर से नीचे बूथ स्तर तक जाना है। बूथ स्तर तक हम किस प्रकार संगठन का विस्तार कर सकते हैं, सारे विषय की रणनीति इस बैठक में बना रहे हैं, क्योंकि हमारा मुख्य केंद्र पोलिंग बूथ ही होता है। तो भारतीय जनता पार्टी की विजय हो और बूथ हम जीते, उसके लिए कार्यकर्ताओं का समन्वय स्थापित करना इस कार्यशाला का एजेंडे में है। इसके साथ साथ बड़ी संख्या में, क्योंकि पंचायत का चुनाव हो, नगर निगम का चुनाव हो, अनेकों महापौर से लेकर पार्षद से लेकर जिला परिषद से ब्लॉक प्रमुख, बीडीसी मेंबर, इन सबको भी हम अपने बूथ के प्रबंधन कार्य में लगाएंगे। इस रचना को हमने जुड़ा है और 2027 में पुनः ट्रिपल इंजन की सरकार उत्तराखंड में बने, उसके लिए कार्यकर्ताओं से रात दिन मेहनत के साथ और केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं को घर घर तक, गाँव गाँव तक पहुंचाने कार्य योजना पर हम चर्चा कर रहे हैं। पार्टी के नेताओं का कहना है कि आगे संगठन का बूथ स्तर तक सभी प्रकोष्ठों और मोर्चों की इकाइयों का गठन किया जाना आदि अनेकों विषयों पर रणनीति तैयार की गई है। इस कार्यशाला के बाद प्रदेश की नई टीम मिशन 2027 की तैयारियों में जुट जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। हरिद्वार प्रशासन आगामी त्योहारों को लेकर अलर्ट मोड पर है। भगवानपुर क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा विभाग, पुलिस और प्रशासन की संयुक्त टीम ने छापेमारी कर 1.5 कुंटल मावा जब्त किया और मौके पर नष्ट कराया। 3 अलग-अलग कारोबारी प्रतिष्ठानों से मावे के नमूने लिए गए और गंदगी में तैयार हो रहे मावे को जेसीबी से नष्ट कराया गया। केसर अली की मावा भट्टी से 5-5 किलो के 12 पैकेट मावा पकड़े गए, जिन्हें खुले मावे में मिलाया जा रहा था। वहीं कारोबारी दूसरे के यहाँ से 50 किलो संदिग्ध मावा और खालिद अली की भट्टी से 30 किलो मावा भी जब्त कर नष्ट किया गया। आयुक्त खाद्य सुरक्षा महोदय के निर्देशानुसार हमारे उपायुक्त गढ़वाल मंडल के साथ संयुक्त टीम के द्वारा आज सूचना के आधार पर विज्ञान फतेहपुर भगवानपुर क्षेत्र पर कार्रवाई की गई। उस पर संदेह के आधार में मिलावटी मावा जो हमने वहाँ मिला बनाते हुए उसको हमने 1.5 कुंटल के आसपास, क्योंकि रख रखाव सही नहीं था, उसको डिस्ट्रॉय करा और हमने तीन जगह से सैंपल भी उसकी जांच ले गई, जो कि जांच रिपोर्ट के बाद इसमें अग्रिम कार्रवाई की गई। लगभग 1.5 कुंटल के आसपास हमें मिला है 3 जगह में। संदेह के आधार पर जो भी उसका रख रखाव सही नहीं था उसको डिस्ट्रॉय कर। हरिद्वार में बरसात के बाद बढ़ रहे मच्छरों और डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियों को रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने साफ कहा कि मच्छरों के सोर्स को खत्म करने और लगातार फॉगिंग से हो रही बीमारी पर रोक लगाई जा सकती है। इसके लिए जिले के हर ग्रामीण और शहरी इलाकों में सफाई और फॉगिंग का अभियान तेज कर दिया गया है। ब्लॉक स्तर पर बीडीओ के पास फॉगिंग मशीनें उपलब्ध हैं। जिले में सफाई और जागरूकता कार्यक्रम तेज किए जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो डीपीआरओ साहब को इसमें आदेश कर दिया गया है। उन्होंने सभी प्रधानों को एक पत्र लिख लिया है
जिसमें हमारे एडीओ पंचायत हैं और जो वहाँ पे संबंधित प्रधान हैं, वो मिलके जहाँ-जहाँ भी वाटर लॉगिंग के हमारे ऐसे इश्यूज़ हैं, उसको तत्काल जो है उसको डी वाटरिंग करा जाए और वहाँ नाला अगर बना के निकासी करवाना है, तो उसमें भी निकासी करवाएँ ताकि जो हमारा ठहरा हुआ पानी है, उसकी निकासी हो जाए और वो खत्म हो जाए, जो हमारा सोर्स है डेंगू के लिए। तो उसमें सबसे पहले तो हमें सभी संबंधित प्रधान और एडीओ पंचायत को आदेश कर दिया गया है। इसके अलावा हमारी जो ब्लॉक लेवल की टीम है, हमारे जो बीडीओज़ हैं, उनके पास फॉगिंग मशीन्स हैं, नगरीय क्षेत्र है तो ईओज़ के पास है फॉगिंग मशीन्स और हमारे जो चिकित्सा विभाग की टीम है वो भी पूरी एक्टिव है। तो लगातार जो है वो फॉगिंग भी ग्राम स्तर पे भी की जा रही है और नगरीय क्षेत्र में नगर स्तर पे भी की जा रही है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान में भी मानसून और अतिवृष्टि का असर साफ नजर आ रहा है। जुलाई के बाद का लगातार मौसम विभाग के येलो अलर्ट के चलते घाटी में पर्यटकों की आवाजाही भी प्रभावित हुई। वैली में जहां इस साल 23 सितंबर तक के आंकड़े देखे जाए तो पर्यटकों की आमद में बड़ी कमी आई है। इस बार पिछले साल की तुलना में पार्क प्रशासन को करीब 6 लाख रुपए से ज्यादा का राजस्व घाटा हुआ। वैली ऑफ फ्लावर्स के 1 जून से 23 सितंबर तक के आंकड़े को देखा जाए तो करीब 15,265 पर्यटकों की आमद दर्ज हुई है, जिसमें 14,876 भारतीय और 392 विदेशी पर्यटक दर्ज किए गए। और इन पर्यटकों से पार्क प्रशासन को कुल 31,84,300 रुपए की आय अर्जित हुई है। इन आंकड़ों से साफ जाहिर हो रहा है कि इस साल वैली ऑफ फ्लावर्स में भी चमोली, रुद्रप्रयाग समेत अन्य जिलों में हुई मानसूनी बारिश और अतिवृष्टि का असर दिखाई दिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।